सूरजपुर नाम के गांव में राम नाम का एक चरवाहा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके माँ पिताजी, छोटा भाई सूरज, उसकी पत्नी सुनंदा और राम की पत्नी मेघा। राम का एक पूरा परिवार था। राम का छोटा भाई सुधीर पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा था और सुधीर की पत्नी सुनंदा, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी, लेकिन सुनंदा को अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा गर्व था। हर कोई उसे देखने के बाद उसकी तारीफ ही करता था। और राम की पत्नी मेघा, जो कि दिखने में बहुत ही काली थी, लेकिन गुणों से अव्वल, हर किसी की छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने वाली। दोनों बहुओं को लेकर उनकी सास शोभा हमेशा ही तुलना किया करती थी। इतना ही नहीं, सुनंदा अपनी सुंदरता कम ना हो इसलिए घर का कोई काम नहीं करती थी। साथ ही वो पढ़ी लिखी भी थी, तो वो हमेशा ही दिन भर आराम किया करती थी। मेघा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और इसी कारण उसकी सास हमेशा ही उससे काम करवाती थी। एक दिन सास मेघा से, अरे ओ बहू, खाना बन गया है या महीना लगाओगे खाना बनाने के लिए? अरे नहीं नहीं माँ जी, खाना तैयार है, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लगाओ। ऐसा कह सुनंदा खाना खाने के लिए आ जाती है और मेघा उन सबको खाना परोसती है। तभी राम मेघा से, अरे सुधा, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ। सबका होने के बाद क्या अकेली बैठोगी? जी, आपका होने के बाद मैं खाना खा लूंगी। राम, तू खाना खा ले। उस काली से क्यों पूछ रहा है? वो बोल रही है तो बाद में खा लेगी। मगर माँ। खाना खाते समय बात नहीं करते बेटे। राम चुपचाप खाना खा लेता है। अब सभी का खाना होने के बाद सभी उठ जाते हैं और मेघा अकेली ही सारे बर्तन समेटकर बाद में खाना खाती है। मेघा को अपने साथ हुआ बर्ताव देख बहुत बुरा लगता था। साथ ही राम को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अपनों से बड़ों का मान रखने के लिए वो चुप हो जाते थे। मेघा हमेशा ही सबकी बातों को नजरअंदाज कर अपने काम पर ध्यान देती थी। उसका हर दिन एक जैसे ही निकलता था। अगले सुबह सास, अरे ओ मेरी काली बहू, आज मुझे नहाने के लिए पानी डालना है या नहीं? माँ जी, अभी अभी पानी रखा है गर्म होने के लिए, थोड़ी देर में डाल देती हूँ। राम सब कुछ देख रहा था। वो मेघा को भी घर में मान सम्मान देना चाहता था, तो वो अपनी माँ से, माँ, तुम्हारी एक ही बहू नहीं है, तुम्हारी दो दो बहुएं हैं। जरा उसे भी काम बता दिया करो। मैं उसे काम नहीं बताती तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ऐसी बात नहीं है माँ। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी दो बहुएं हैं और तुम दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करो। एक को काम बताती हो और एक को बिठा कर रखती हो। ये मेरी गोरी बहू बहुत सारा दहेज लेकर आई है अपने मायके से, और वो बहू जिसकी तुम इतनी तरफदारी कर रहे हो, वो ना तो दहेज लेकर आई है अपने साथ और ना ही रंग रूप। मगर माँ, इस बात का बर्ताव से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है, तू नहीं समझेगा। तू तेरा काम किया कर, घर की औरतों के काम में टांग मत अड़ाया कर। माँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेघा अपनी सास की बातों का मान रखते हुए सारे काम करती है और फिर जंगल में सूखी लकड़ियां समेटने के लिए चली जाती है। अचानक से मेघा की सास को तेज बुखार आ जाता है, तो वो सुनंदा को आवाज लगाते हुए, अरे बहू सुनंदा, जरा यहाँ तो आना। सुनंदा अपनी सास की आवाज सुन अनसुनी कर देती है, लेकिन सास की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसी कारण सास फिर से सुनंदा को आवाज लगाती है, तो वो गुस्से में आकर, क्या हुआ बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही हो? बहू, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? देखो बुढ़िया, मैं अपने मायके से ढेर सारा पैसा लेकर आई हूँ, तुम्हारे इशारे पर नाचने के लिए नहीं, अपनी मर्जी से जीने के लिए, समझी? सुनंदा, तू मेरी प्यारी बहू है ना, कितना ख्याल रखती हूँ मैं तुम्हारा। और तुम जाने दो, वो सारी बातें छोड़ दो। लेकिन बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। अस्पताल? माय फुट, अभी तो हम दोनों बाहर जा रहे हैं, रात को ही वापस आएंगे, तो आप आपका देख लो। वो आपकी नौकरानी है ना, काली बहू, उसे ही बताइए। हाँ सुनंदा, जरा जबान संभाल कर बात किया कर, अपनी सास से बात कर रही है तू। आप मुझे बात करने की तमीज ना ही सिखाओ तो ही बेहतर होगा। अरे सुनंदा सुन तो, शोभा बोल ही रही थी, लेकिन सुनंदा अपनी सास की बातों को अनसुनाकर वहां से चली जाती है और दोनों पति पत्नी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। शाम के समय जब मेघा घर पर लकड़ियां लेकर आती है, तो उसे सास कमरे में चुपचाप पड़ी दिखाई देती है
उन्हें ऐसा बिस्तर पर पड़ा देख मेघा, माँ जी क्या हुआ? आज अब तक आप सो रही हो? तभी शोभा धीमी आवाज में, मेघा मेघा। हाँ माँ जी कहिए ना। शोभा उठने की कोशिश कर रही थी तो मेघा उन्हें उठाने लगती है। जैसे ही मेघा अपनी सास को हाथ लगाती है तो उनका बदन बुखार से तप रहा था। ये देख मेघा, माँ जी आपको तो तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। मेघा डॉक्टर को फोन लगाती है। तभी शोभा, मेरी बच्ची मेघा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। शोभा बोल ही रही थी कि तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं। डॉक्टर शोभा को चेक कर उन्हें दवाइयाँ लिख कर देता है। तो मेघा डॉक्टर से, डॉक्टर माँ जी को अचानक से बुखार कैसे आ गया? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। उनकी उम्र को देखते हुए अब उनके साथ ऐसी चीजें होना लाजमी है। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उन्हें एक इंजेक्शन लगवा देता हूँ, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर। डॉक्टर शोभा को इंजेक्शन लगा देते हैं और दवाइयाँ लिखकर वहां से चले जाते हैं। मेघा अपने पास के पैसे लेकर दवाइयाँ खरीद कर लाती है और उन्हें चाय देकर दवाइयाँ खिलाती है। अपनी सास का बुखार कम होने तक उनके पास ही बैठी रहती है। ये देख सास की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह उठते ही शोभा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो सबको बुलाकर सबके सामने, सुनंदा मैंने तुम्हें कभी काम नहीं बताया, इसका मतलब तुम्हारी इस घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कल तुम मुझे बुखार में तड़पता छोड़कर बाहर घूमने के लिए चली गई और सुधीर तुम्हें कुछ भी नहीं लगा कि अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर कैसे जाए, या फिर एक बार उन्हें देख लूं? अरे माँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। सुधीर आज तुम्हारी बीवी को यह बता दे कि दहेज लाई है वो, हमें खरीदा नहीं है उसने। और हाँ एक बात कान खोल के सुन लो, वो पैसे मैंने उसके ही नाम पर डाले हैं। मुझ पर पैसों का रोप नहीं झाड़ना, समझी? आज के बाद अगर तुमने मेरी बहू मेघा को कोई भी तुम्हारा काम बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल इसने सीधे सीधे मेघा को नौकरानी कहा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आज के बाद ये सब कुछ घर में नहीं चलेगा। अब से दोनों को अपने अपने काम करने हैं। सास का रुद्र रूप देखकर सुनंदा बहुत घबरा जाती है और उसे खुद के बर्ताव पर पछतावा होने लगता है। तो सुनंदा अपनी सास से, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मेघा दीदी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सुनंदा की बातें सुन मेघा, सुनंदा तू तो मेरी छोटी बहन है, ऐसे मुझे माफी मत मांग, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। और माँ जी आपने? हाँ मैंने भी माफ कर दिया। मेघा ने माफ कर दिया तो मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? और हाँ आज के बाद इस घर में मेघा को कोई काली नहीं कहेगा। मुझे राम ने बार बार बताने की कोशिश की लेकिन मैं अंधी थी, मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप हमारी बड़ी है, आप सिर्फ हमें आशीर्वाद दीजिए। मेघा की बातें सुन सास का दिल भर आता है और सास मेघा को गले लगा लेती है, साथ ही साथ सुनंदा को भी। अब सभी हंसी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद मेघा को किसी ने भी घर में काली नहीं कहा और ना ही किसी ने उस पर जुल्म किया। उन सबको ये एहसास हो चुका था कि सुंदरता मन से होती है, तन से नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रंगों के भेद ना करते हुए मनुष्य के मन की सुंदरता देखनी चाहिए, उसके संस्कार देखने चाहिए। एक गांव में दो दोस्त सागर और मानव रहा करते थे। सागर बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और मानव बड़ा ही लालची किस्म का था। दोनों की चाय की रेडी थी पर कुछ खास नहीं चल पाती थी। एक दिन सागर अपने मौसेरे भाई सोहम से मिलने के लिए जाता है। अरे सागर, कैसे हो भाई? घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? मैं ठीक हूँ भाई, और घर पर भी सब कुछ ठीक ठाक है। बस मेरा व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अरे भाई, तुम्हें इस व्यापार में अगर अच्छी आमदनी नहीं मिल रही तो तुम किसी और चीज का व्यापार क्यों नहीं कर लेते? बात तो तुम्हारी सही है, पर किस चीज का व्यापार करूं? बाजार में तो हर तरह की चीजों का व्यापार करने वाले पहले से ही बहुत है। सागर, मेरे पास एक आइडिया है। भाभी कितना अच्छा पुलाव बनाती है, तो क्यों ना तुम उनके हाथ का बनाया हुआ पुलाव बेचो। तुमको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ऐसा स्वादिष्ट पुलाव कभी खाया ही नहीं होगा। अरे हाँ सोहम, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? सोहम से वार्तालाप कर सागर घर के लिए लौट पड़ा।
सागर की पत्नी बहुत ही अच्छा पुलाव बनाती थी। अगले दिन से सागर ने सोहम की बात मानकर बाजार में एक रेहड़ी लगाई और पुलाव बेचने लगा। जो भी उसके दुकान पर आता सभी को पुलाव बहुत पसंद आता था और अब सागर अच्छे पैसे भी कमा लेता था। ये सब देखकर मानव को बहुत जलन होने लगती है। सागर अब दिन ब दिन मुझसे बहुत आगे बढ़ने लगा है। मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन मानव भी सागर के दुकान के पास रेहड़ी लगाकर सस्ते दाम में पुलाव बेचने लगा है। धीरे धीरे सागर के कुछ ग्राहक मानव के पास जाकर पुलाव खरीदने लगे थे। ये सब होता देख सागर को बहुत बुरा लगता है। सागर अब किसी दूर गांव में जाकर अपना व्यवसाय करने लगा। सागर के दूर गांव जाने की वजह से अब मानव की अच्छी आमदनी होती थी, पर हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हो हम कभी संतुष्ट नहीं होते। इसी वजह से मानव के मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है, अभी तो कोई मेरी बराबरी भी करने वाला नहीं है। अगर मैं पुलाव की थोड़ी मात्रा कम भी कर लूं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे ज्यादा फायदा भी होगा। आखिर किसी के साथ तुलना करने के लिए यहाँ कोई है भी तो नहीं। अगले दिन से मानव ने पुलाव की मात्रा कम कर दी और लोगों को पुलाव कम देने लगा। लेकिन लोगों को तुरंत समझ में आने लगा था कि मानव ने अब पुलाव की मात्रा कम कर दी है। इसी वजह से लोगों ने अब मानव की रेहड़ी पर आना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सागर को ये खबर मिली कि कोई अब मानव से पुलाव नहीं खरीदता। इसीलिए अब सागर अपनी पहली वाली जगह पर आकर पहले जैसा पुलाव बेचने लगा। मानव के ठेले पर कोई ग्राहक ना आने के कारण अब उसका ठेला बंद हो जाता है। सागर मानव के पास जाकर मानव से कहता है, मानव, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारा लालच ही तुम्हें कहाँ लेकर आया है। मुझसे गलती हो गई सागर। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। अरे कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं और दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। चलो, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। मानव, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर पुलाव बेचे। तुम बहुत अच्छे हो सागर। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अभी भी मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो। शुक्रिया दोस्त। अरे मानव, आखिर दोस्त होते किस लिए है। भगवान करे तुम्हारे जैसा दोस्त सभी को मिले। अगले ही दिन से मानव और सागर ने मिलकर गांव में पुलाव बेचना शुरू किया। दोनों को एक साथ काम करता देख उस गांव के लोग अब उनके ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार एक गांव से बढ़कर कई और गांवों तक जा पहुंचा और दोनों दोस्तों ने आगे से हमेशा एक साथ रहकर बिना स्वार्थ किए बहुत अच्छे से कारोबार किया।